ट्रांसपोर्ट चेन, जिसे आप इन शॉर्ट क्या कहते हैं, ई हाँ जी, ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये बेसिकली है क्या? देखिए, आप इसको जब डिफाइन करते हैं तो आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि चेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है, एंड प्रो, प्रोटॉन कैरियर्स ऑन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड क्रिस्टाई। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास चेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है जो किसके ऊपर पाई जाती है, क्रिस्टाई के ऊपर पाई जाती है। इसका काम बेसिकली क्या है, इसका काम ये होता है कि ये हमारे पास NADH और FADH2 जो है इसको ATPs के अंदर कन्वर्ट करती है। देखिए, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, आपने ये देखा होगा कि ग्लाइकोलाइसिस में भी 2 NADH बन रहे थे। इसी तरह एक क्रेब्स साइकिल के अंदर 3 NADH बन रहे थे, एक FADH2 बन रहा था। तो बेसिकली सेल का जो एनर्जी करेंसी है वो क्या है जी, वो क्या है जी, हाँ जी, वो तो ATP है। सेल को चाहिए ATP, सेल को नहीं चाहिए FADH2 और NADH2। तो हम ये करते हैं बेसिकली कि ये जो हमारे पास NADH है ये इसको कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, ATPs के अंदर। तो इससे 3 ATPs डिराइव होते हैं। और जो हमारे पास FADH2 है इससे कितने ATPs डिराइव होते हैं, 2 ATPs डिराइव होते हैं। ठीक है, और ये काम कहाँ पर हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर हो रहा होता है। ये किधर हो रहा होता है जी, इलेक्ट्रॉन ETC के ऊपर चल रहा होता है। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास है जी एनर्जी लेवल। मॉलिक्यूल जो है क्रिस्टाई के ऊपर वो अरेंज होते हैं किसके अकॉर्डिंगली, एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये क्या है, एनर्जी लेवल है जी। मॉलिक्यूल जो ऊपर होंगे उनकी एनर्जी हाई होगी, जो मॉलिक्यूल नीचे होंगे उनकी एनर्जी लो होगी, है ना जी। सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन कैरियर पाया जा रहा होता है वो कौन सा है, NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये सबसे हाई एनर्जी लेवल के ऊपर पाया जाता है। डन हो गया। पहले मैं कंपोनेंट्स को ड्रॉ करता हूँ, फिर उन कंपोनेंट्स के भी कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं। अच्छा, इसी तरह दूसरा जो है वो यहां पर पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, FADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी, यहां पर पाया जा रहा होता है एक कोएंजाइम, कोएंजाइम क्यू। डन हो गया, जिसका दूसरा नाम क्या होगा, यूबी क्यूनोन, यूबी क्यूनोन। सही हो गया जी। इसके नीचे यहां पर पाया जाएगा साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। इसी तरह यहां पर एक इलेक्ट्रॉन कैरियर पाया जाता है उसे साइटोक्रोम C कहते हैं। ठीक है, और यहां पर पाया जाएगा साइटोक्रोम टोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। ये जी, डन हो गया। ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स पाए जा रहे होंगे। अभी इनकी नेचर को एक एक करके एक्सप्लेन करता है। तो सबसे पहली बात ये है कि ये आपको नजर आ रहा है क्या चीज, NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। इसकी जब कॉम्पोजिशन को आप पढ़ेंगे तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इसके पास 2 कंपोनेंट्स हैं। कितने कंपोनेंट्स हैं, 2। एक जिसे आप कहते हैं फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है,
और आप इसको शॉर्टली लिखते हैं FMN, FMN। ठीक है, और दूसरा है आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। दूसरा कौन सा है जी? आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, ये दूसरा कंपोनेंट है इसका। ये था पहला जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैरियर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, इस पे थोड़ी सी बात और करते हैं, लेकिन पहले हम कंपोनेंट्स को समझ लें। अच्छा, उसके बाद दूसरा कंपोनेंट हमारे पास है साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी। अब साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स के फर्दर कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 3 कंपोनेंट्स हैं जी। पहला कंपोनेंट, दूसरा और यहाँ पर तीसरा देखते हैं। तो पहला कंपोनेंट कौन सा है जी? फर्स्ट कंपोनेंट साइटोक्रोम P। दूसरा जी आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। ये इसी ऑर्डर में पाए जाते हैं जिसमें मैं बता रहा हूं। और तीसरा साइटोक्रोम C1, C1। डन हो गया जी। उसके बाद हमारे पास कौन सा आएगा? साइटोक्रोम C। अच्छा, इसी तरह हमारे पास है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कितने हैं जी? 3 कंपोनेंट्स इसके पास होते हैं। अब 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? ठीक है, 2 तो इलेक्ट्रॉन कैरियर है, एक जो है वो वैसे ही कंपोनेंट है। तो उसमें याद रख लें कि हमारे पास साइटोक्रोम A है और उसके बाद साइटोक्रोम A3 है। इसके अलावा भी एक कंपोनेंट पाया जाता है जो फेडरल की बुक ने मेंशन किया है, उसे कॉपर कहते हैं हम। ठीक है, कॉपर, ये भी इसके पास पाया जा रहा होता है। एनी क्वेश्चन? सारे कंपोनेंट्स क्लियर हुए आपको? ओके, यहाँ पर 2 कंपोनेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनको मैं रेड कलर से जो है वो यहाँ पर बॉक्स के अंदर मेंशन कर देता हूँ। ये वाले, ये 2 कंपोनेंट, वैसे इनको कलर भी हमने अलग दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स में से, और यहाँ पर उनको अलग से भी लिख देते हैं। तो ये दोनों जो हैं कौन कौन से? कोएंजाइम Q प्लस साइटोक्रोम C। इन्हें हम दोनों को क्या कहते हैं? ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। ये कैसे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं? ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। ये जी, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है। अब मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन से होता है? ऐसे इलेक्ट्रॉन कैरियर जिनको इलेक्ट्रॉन मिलता है वो उसको रिसीव करते हैं, फिर वो अपनी लोकेशन को चेंज करते हैं और फिर वो दूसरे को देते हैं। ठीक है, तो ये 2 ही मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो अपनी जगह को चेंज करके इलेक्ट्रॉन को आगे पास करता है। पॉइंट समझ आया जी? इसके अलावा कोई मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है। अगली बात 3 जो है हमारे पास, 3 चीजें ऐसी हैं जिनको मैं ब्लू सर्कल में लिख रहा हूं, पहली, दूसरी और तीसरी। ये 3 है जिन्हें मैंने ब्लू सर्कल में लिखा। मैं इनके साथ नंबर भी दे देता हूं ताकि आपको याद रहे, 1, 2 और 3। अच्छा, यहां से नाम भी नजर आ रहा होगा आपको कि एज आ रहा है एंड पे, है ना जी? और आपने नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम में पढ़ा कि अगर एंड पे ASE आए तो उसका मतलब है कि ये एंजाइम है। तो तय पाया कि ये भी एंजाइम है, ये भी एंजाइम है, ये भी एंजाइम है। दूसरी चीज, आपको ये भी पता है कि ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये भी इलेक्ट्रॉन कैरियर है, सेकेंड नेचर। और थर्ड नेचर इसकी है कि ये प्रोटॉन पंप के तौर पे भी काम करता है। ये भी प्रोटॉन पंप है, ये भी प्रोटॉन पंप है, और ये भी प्रोटॉन पंप है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर 3 ही जो है वो इलेक्ट्रॉन पंप पाए जा रहे होते हैं। और कौन कौन से वो आपने देख लिया। डन हो गया। अब बेसिकली होता ये है, नोटिस करने वाली बात ये है कि जब आप NADH से ATPs को डिराइव करने जाएंगे तो आप सबसे पहले उसको क्या करेंगे? उसको ब्रेक करेंगे। और ये ब्रेकडाउन कौन करता है? NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। कैसे? Na, यहां लिखते हैं जी, NADH को ये ब्रेक कर देता है किसके अंदर? NAD पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव के अंदर। और इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाते हैं? NADH डिहाइड्रोजनेज
कॉम्प्लेक्स को। ये इलेक्ट्रॉन किसको पास करेगा? कोएंजाइम क्यू को। कोएंजाइम क्यू किसको देगा? साइटोक्रोम रिडक्टेज। साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स किसको देगा? साइटोक्रोम सी। ये किसको देगा? ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स को। और ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स में पहले किसके पास आएंगे? ए के पास। फिर किसके पास आएंगे? और A3 से ये उतर के आते हैं और ये मिलते हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, ये बेसिकली ऑक्सीजन का हाफ मॉलिक्यूल होता है। इसके साथ दो H पॉजिटिव को अटैच करवाया जाता है और जो दो इलेक्ट्रॉन्स उतरे थे उन्हें यहाँ पर फ्यूज करवा के क्या बनाया जाता है? वाटर बना दिया जाता है। तो एमसीक्यूज आता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है? तो वो बेटा कौन सा है? बता दें, ऑक्सीजन है। ये इलेक्ट्रॉन्स को कैच कर रहा होता है, ये फाइनल एक्सेप्टर है। पॉइंट समझ आया जी? इसी तरह से हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ये एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन किस पॉइंट के ऊपर यूटिलाइज होती है? तो यही वो पॉइंट है जहां पर ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही होती है। इसके अलावा तो कहीं पे भी आपने देखी नहीं है ना, पायरोबिक एसिड ऑक्सीडेशन में, ना क्रेब्स साइकिल में, ना ग्लाइकोलाइसिस में। तो ये वो पॉइंट है बेसिकली। खैर, दूसरी बात, अब यहां पर एक और जो है वो डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स पड़ा हुआ है, और वो कौन सा है? बताएं जी। FADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। जब आपने FADH2 से ATPs बनाने हैं तो उसको कौन हाइड्रोलाइज करेगा? जी, FADH2 को हाइड्रोलाइज कौन करता है? FAD पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव। हाँ, इलेक्ट्रॉन किसके पास आते हैं? ये जी, हाँ, किसके पास? FADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के पास। यहां से किसके पास? इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम Q के पास, और कोएंजाइम Q से वैसे ही आगे मूव करते जाता है। पॉइंट समझ आ गया जी? अब क्वेश्चन ये ठहरा कि ये तो एक रोड है जहां से इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी आपको एटीपीज बनते हुए नजर नहीं आ रहे, जबकि हमने शुरू में ही कहा था कि एटीपीज तो बनेंगे। अच्छा, इसको डिफाइन करने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि NADH जो है, आप यहाँ पर मैकेनिज्म देखें तो NADH की क्या हुई है? ऑक्सीडेशन हुई है या रिडक्शन हुई है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसकी क्या हुई है? और इसकी भी क्या हुई है? ऑक्सीडेशन। FADH2 की भी। तो ये पॉइंट आपने भूलना नहीं है, ये हम आगे यूटिलाइज करेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर FADH और NADH दोनों की ऑक्सीडेशन हो रही होती है। अच्छा, नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पर हम जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को ड्रॉ करते हैं और थोड़ा इसको मजीद इलेबोरेट करते हैं। ये है जी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। हम पढ़ने लगे एटीपी कैसे बनेंगे। ये क्या है? क्रिस्टा है। इसके अंदर क्या है? मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसके बाहर क्या है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। हाँ, इस क्रिस्टाए के ऊपर 3 पंप पड़े होते हैं जिन्हें मैंने नंबर भी दिया है, 1, 2 और 3। ये 3 पंप है, प्रोटॉन पंप्स हैं। ये किधर पाए जा रहे हैं? पहला पंप, दूसरा पंप और तीसरा पंप। बताएं कहाँ पाए जा रहे हैं? हाँ जी, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर पंप है, नाम लिखे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज पाई जाती है, ठीक है, और वो है जी क्या? हाँ जी, वो है हमारे पास एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज। डायरेक्शंस इतनी जरूरी है कि अगर डायरेक्शंस भूल गई तो इसमें से जितने भी एमसीक्यूज आएंगे सारे भूल जाएंगे। तो डायरेक्शंस को याद रखना बहुत जरूरी। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ये है और मैट्रिक्स ये है। एमसीक्यूज आता है कि मैट्रिक्स के अंदर H पॉजिटिव आइंस की कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है कि लो होती है? तो याद रख लें कि लो होती है। इसी तरह हमारे पास इंटर मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है कि लो होती है? हाई होती है। देखिए, ये 2 पॉइंट्स अगर आपको याद रह गए तो आपको इसमें से जितने भी एमसीक्यूज आएंगे वो याद रह जाएंगे। मैट्रिक्स में लो होती है और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हाई होती है। डन हो गया? पॉइंट समझ आ गया जी? ओके। अब इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर से पास कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? एनर्जी। क्योंकि हायर एनर्जी लेवल पे था, वो नीचे जा रहा है, तो एनर्जी जो है वो लॉस करेगा। अब उस एनर्जी को यूटिलाइज कौन करेंगे? NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, जो प्रोटॉन पंप है।
वो उसको यूटिलाइज करेगा और वो उसकी पंपिंग करना स्टार्ट करेगा। ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि एनर्जी इसमें क्या हो रही है, यूटिलाइज हो रही है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस डायरेक्शन में होती है, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड द हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो जब पंप ऑन होंगे, प्रोटॉन्स को पंप किया जाएगा, तो डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड द हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो इस डायरेक्शन में प्रोटॉन्स को क्या किया जाएगा, पंप। हाँ, क्यों, क्योंकि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। डन हो गया जी। वो लोअर टू हायर ही होती है, उसमें एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है। और एनर्जी किसने दी, बताइएगा। ऐसी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जिसमें एटीपीज एनर्जी ना दें, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट एनर्जी दे। तो ये आपके सामने बेसिकली एग्जांपल है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। खैर, नोटिस करने वाली बात यह है कि एनर्जी किसकी थी, इलेक्ट्रॉन्स की। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन्स ने किसको दी, पंप्स को। पंप ने क्या किया, वर्क। पंप ने किसके ऊपर वर्क किया, प्रोटॉन्स के ऊपर। तो एनर्जी कहां पर स्टोर होगी, इन प्रोटॉन्स के अंदर स्टोर होगी एज अ पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता है ना, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अब वो एनर्जी जो यूटिलाइज हुई थी, वो इनके पास मौजूद है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। और नीचे आएंगे इलेक्ट्रॉन। दूसरा पंप जो है, उसको जब इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो स्विच ऑन हो जाएगा और वो भी प्रोटॉन्स को क्या करेगा, पंप। तो उसने जो एनर्जी यूटिलाइज की, वो एनर्जी जो है वो अब किसके पास आ गई, प्रोटॉन्स के पास। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स और नीचे जाएंगे, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स के पास आएंगे, तो वो स्विच ऑन हो जाएगा और वो एनर्जी जो है वो किसको देगा, प्रोटॉन्स को, पंप होते हुए। तो अब प्रोटॉन्स और पंप हो गए, नहीं हुए। जितने भी प्रोटॉन्स इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर पड़े हुए हैं, वो सारे के सारे हाई पोटेंशियल एनर्जी कंटेन कर रहे हैं। डन हो गया, ये यहां तक कोई मसला। अब ये हमारे पास एटीपी सिंथेज है, इसके दो पार्ट है। एक इसका ये वाला पार्ट है, जिसे आप क्या कहते हैं, एफ नॉट पार्टिकल, और एक ये वाला है F1 पार्टिकल। ये जो F0 है ये ट्रांस मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है। जो F1 है ये एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो इसकी टिप के ऊपर पाया जा रहा है ना जी। अब ये जो एटीपी सिंथ, इन दोनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं हम, मिलाकर बताएं क्या कहते हैं, एटीपी सिंथेज। ये है जी एटीपी सिंथेज, ये जी। अच्छा, अगली बात, अब जब हमारे पास ये एटीपी सिंथेज है, इसका काम है पैसिव ट्रांसपोर्ट करवाना। कैसे ट्रांसपोर्ट करवाना, पैसिव। और ये पैसिव ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, और ये क्या करते हैं, H पॉजिटिव आइंस को उनकी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में डिफ्यूज करवा देंगे, और अब H पॉजिटिव यहां पर आना शुरू हो गए। ये ट्रांसपोर्ट कैसी होगी, पैसिव, फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। किसने करवाया, क्योंकि अब ये जो H पॉजिटिव थे, इनके पास पोटेंशियल एनर्जी मौजूद थी। उस पोटेंशियल एनर्जी को यूटिलाइज करेगा एटीपी सिंथेज, ठीक है, और उसमें स्पेशली F1 पार्टिकल। और क्या किया जाएगा कि उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और फॉस्फेट को मिलाया जाएगा, और क्या बनाया जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, एटीपी बना दी जाएगी। मुद्दा समझ आया। अब क्वेश्चन ये ठहरा कि इन दोनों में से F0 या F1 में से एंजाइमेटिक रोल किसका है, एमसीक्यूज आता है। तो किसका है जी, F1 जो है ये एंजाइमेटिक रोल प्ले करता है। इसका रोल कैसा है, एंजाइमेटिक रोल है जी। अगली बात, क्वेश्चन एक और रेज होता है यहां से कि ये जो NADH था, NADH, ये आपके सामने जो NADH है, इसने 3 एटीपीज बनाए हैं। क्या ये क्यों 3 बना रहा है, और ये FADH थोड़ा क्यों बीमार लग रहा है, क्योंकि ये 2 एटीपीज को बना रहा है। व्हाट इज द रीजन, तो रीजन को हम पढ़ेंगे जी। डन हो गया। अब रीजन सुना, देखें, जो NADH था, इसने हायर एनर्जी लेवल के ऊपर, टॉप के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीज किए। किसको दिए, NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, जो पहला प्रोटॉन पंप है जो ऑन हो जाएगा और प्रोटॉन पंपिंग करेगा। फिर इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे, दूसरे प्रोटॉन पंप को ऑन करेगा, ये भी करेगा, तीसरा भी करेगा। तो NADH के इलेक्ट्रॉन्स ने कितने पंप्स को ऑन किया,
3 को ऑन किया, जिसकी वजह से वो 3 इतने H पॉजिटिव आयंस को पंप कर देंगे जिसकी वजह से 3 ATPs जो है वो डिराइव हो सके। डन हो गया। इसलिए NADH कितने ATPs बना रहा होता है? 3। लेकिन आप FADH2 की तरफ आ जाए। अब जो FADH2 है इसने जो इलेक्ट्रॉन दिए वो किसको दिए? FADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ये कोई प्रोटॉन पंप नहीं है। डन हो गया जी। इससे जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो किसके पास आएंगे? कोएंजाइम Q। ये भी कोई प्रोटॉन पंप नहीं है, तो ये किसको दे देगा? तो पहला पंप जो है वो तो निग्लेक्ट हो गया, उसको तो बाईपास कर दिया गया, वो तो काम ही नहीं करेगा। काम करेगा कौन? रिडक्टेज और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। कितने पंप काम करेंगे इसके इलेक्ट्रॉन से? तो इसलिए वो 2 पंप इतने ही प्रोटॉन्स को पंप करेंगे जिससे 2 एटीपीज को डिराइव किया जा सके। इसलिए FADH2 जो है वो 2 ही एटीपीज को बना रहा होता है। मुद्दा समझ आ गया जी? ओके, तो खैर आगे देखिएगा। अब ये हमारे पास जो है एटीपीज जो बने, इसकी जो एनर्जी थी वो कहां से आई? बेसिकली इलेक्ट्रॉन से आई। वो उन इलेक्ट्रॉन्स को किसने दी? NADH और FADH ने दी, है ना जी। और ये सारा काम किधर हुआ? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर हुआ। इस काम में बेसिकली क्या हुआ जी? NADH और FADH2 की क्या हुई? ऑक्सीडेशन। हाँ जी। तो ये एटीपी की सिंथेसिस जो है इसे हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फो। ऐसी एटीपी सिंथेसिस जो NADH और FADH की ऑक्सीडेशन के थ्रू हो, उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो बड़ा सादा सा फलसफा ये है कि NADH और FADH जो है, जो एटीपीज प्रोड्यूस करवाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर, उन्हें हम क्या नाम दे देंगे? हाँ जी, क्या कहते हैं कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और ये जो आपके सामने फिलॉसफी अभी हमने झाड़ी है, इसे हम केमिओस्मोसिस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? केमिओस्मोसिस। अब केमिओस्मोसिस क्या है? बेसिकली द mechanism of the detailed mechanism of ATP synthesis on the cristae of the mitochondria by the proton pumping, by the movement of proton across the membrane of the mitochondria. That detailed mechanism of ATP synthesis is called chemiosmosis. Chemiosmosis को मैं दोबारा डिफाइन कर रहा हूँ। The detailed mechanism of ATP synthesis by the movement of H positive ion across the crystal, that is called chemiosmosis. Chemiosmosis की टर्म 3 जगहों पे इस्तेमाल होती है। एक, जब आप एटीपी को सिंथेसाइज कर रहे होते हैं लाइट रिएक्शन के अंदर थाइलाकोइडल मेम्ब्रेन के ऊपर, तो आप ये टर्म वहां पे भी यूज करते हैं। तब भी आप इसे ऐसे डिफाइन करते हैं, द डिटेल्ड मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस बाय द मूवमेंट ऑफ H पॉजिटिव आयन ऑन द थाइलाकोइडल मेम्ब्रेन, है ना जी। और तीसरी दफा ये टर्म इस्तेमाल होती है बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है जी। वहां पे भी जब एरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो केमिओस्मोसिस मीजोजोम के ऊपर हो रही होती है जी। तो ये हमारे पास उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। एनर्जी कैलकुलेशन अभी हमने इसके साथ एसोसिएट नहीं की, उसको हम एक अलग टॉपिक के अंदर अभी पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप बताएं।